नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम RT 2009 के बारे में अध्ययन करने वाले हैं। तो जो भी साथी इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं वो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे हमारी आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो सके। तो चलिए शुरुआत करते हैं। RT 2009 की प्रमुख तथ्यों के बारे में जान लेते हैं। आरंभ में अनिवार्य शिक्षा को मूल अधिकार के रूप में संविधान में स्थान नहीं दिया गया, लेकिन बाद में मोहिनी जैन बनाम कर्नाटक राज्य मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने इसे अनुच्छेद 21 के अंतर्गत मूल अधिकारों में शामिल किया और 86वें संविधान संशोधन अधिनियम 2002 के द्वारा शिक्षा के अधिकार को मौलिक अधिकार का दर्जा दिया गया, जिसे अनुच्छेद 21 के अंतर्गत जोड़ा गया। और अनुच्छेद 21 के में 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों के लिए अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान किया गया। शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 को 1 अप्रैल 2010 से प्रभावी किया गया, लेकिन शिक्षा के अधिकार अधिनियम 2009 का जो ड्राफ्ट है वह राज्यसभा में 20 जुलाई 2009 को पेश किया गया और इसके बाद लोकसभा में इसे 4 अगस्त 2009 को पारित किया गया, जिसके बाद राष्ट्रपति प्रतिभा पाटिल ने 26 अगस्त 2009 को इस ड्राफ्ट पर साइन किए, जिसके बाद 29 अगस्त 2009 को अधिसूचना जारी की गई और 1 अप्रैल 2010 से RTE लागू किया गया। लेकिन राजस्थान में RTE 2009 1 अप्रैल 2011 से प्रभावी हुआ। कुछ संशोधित प्रावधानों के साथ राजस्थान निःशुल्क व अनिवार्य शिक्षा का अधिकार नियम 2011 नाम से, जिसकी अधिसूचना 29 मार्च 2011 को जारी हुई, विश्व में सर्वप्रथम निःशुल्क व अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान नॉर्वे ने किया, जबकि भारत शिक्षा के अधिकार को लागू करने वाला 135वां देश बना। RT के अंतर्गत RTE 2009 में 7 अध्याय, 38 धाराएं और 1 अनुसूची है। RTE 2009 का जो सबसे छोटा अध्याय है वह पहला अध्याय है। इसमें केवल 2 धाराएं ही शामिल हैं, जबकि RTE 2009 का सबसे बड़ा अध्याय 4 है। इसमें धारा 12 से 28 तक हैं। इसके बाद जान लेते हैं RTE 2009 के प्रमुख अध्यायों के बारे में। तो अध्याय 1 में प्रस्तावना है, जिसमें नाम विस्तार व शब्दावली है, जो धारा 1 व 2 के अंतर्गत इसका उल्लेख है। और अध्याय 2 में निःशुल्क व अनिवार्य शिक्षा का अधिकार है, जो धारा 3 से 5 तक है। और अध्याय 3 में समूची सरकार, स्थानीय प्राधिकारी व माता पिता की दायित्व हैं, जो धारा 6 से 11 तक है। और अध्याय 4 में विद्यालय व शिक्षक के दायित्व हैं, जो धारा 12 से 28 तक है। और अध्याय 5 में प्रारंभिक शिक्षा का पाठ्यक्रम दिया हुआ है, जिसमें धारा 29 व 30 हैं। और अध्याय 6 में बालक के अधिकारों का संरक्षण है, धारा 31 से 34 तक। और अध्याय 7 में प्रकीर्णन दिया हुआ है, धारा 35 से 38 तक। इसके बाद देख लेते हैं विस्तार से इन सभी अध्यायों की धाराओं के बारे में। तो अध्याय 1 की धारा 1 है। इस धारा में यह प्रावधान किया गया है, यह अधिनियम 1 अप्रैल 2010 को जम्मू कश्मीर राज्य को छोड़कर संपूर्ण भारत में लागू किया गया, लेकिन मदरसों, वैदिक पाठशालाओं और धार्मिक प्रशिक्षण देने वाली विद्यालयों में इस RTE 2009 को लागू नहीं किया गया। इसके बाद है धारा 2। धारा 2 में RTE एक्ट 2009 से संबंधित महत्वपूर्ण परिभाषाएं दी गई हैं, जैसे समुचित सरकार, वंचित बालक, अभावग्रस्त बालक और स्थानीय अभिभावक और विद्यालयों की परिभाषाएं हैं। इसके बाद है अध्याय 2।
अध्याय 2 में है निःशुल्क व्यय एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार, जो धारा 3 से 5 तक है। अध्याय 2 की धारा 3 में प्रावधान किया गया है कि 6 से 14 वर्ष का कोई भी बालक, उसका यह अधिकार होगा कि वह निःशुल्क शिक्षा अनिवार्य रूप से प्राप्त करेगा। इसकी समुचित व्यवस्था सरकार के द्वारा की जाएगी। और इसके बाद है धारा 4। इस धारा में यह प्रावधान किया गया है कि कोई भी बालक किसी भी कारणवश शिक्षा की मुख्य धारा को छोड़ देता है और कुछ वर्षों के पश्चात वह शिक्षा की मुख्य धारा से जुड़ना चाहता है, तो ऐसी स्थिति में समूची सरकार, स्थानीय प्रशासन, स्थानीय अभिभावक, इन सभी का यह दायित्व होगा कि उस बालक को आयु वर्ग के आधार पर शिक्षा की मुख्य धारा में जोड़ा जाएगा। यदि किसी बालक की आयु 10 वर्ष है तो उसे आरटी एक्ट 2009 की धारा 4 के प्रावधानों के अनुसार पुनः कक्षा 5 में बैठाया जाएगा। धारा 4 के प्रावधानों को पूरा करने हेतु शैक्षणिक स्तर के अंतर को कम करने हेतु ब्लॉक या खंड स्तर पर 6 माह का एक ब्रिज कोर्स का आयोजन करवाया जाएगा। इसके बाद है धारा 5। इस धारा में प्रावधान किया गया है कि इसमें कोई भी बालक प्रारंभिक शिक्षा पूर्ण करने के दौरान विद्यालय स्थानांतरण करता है तो विद्यालय स्थानांतरण के साथ विद्यालय के सभी अधिकारों का भी स्थानांतरण किया जाएगा। तो इसके बाद है अध्याय 3, जिसमें समुचित सरकार और माता पिता के अधिकारों का उल्लेख है, जो धारा 6 से 11 तक है। इसमें अध्याय 3 की धारा 6 में विद्यालयों की स्थापना है। इस धारा में प्रावधान किया गया है कि समुचित सरकार का यह दायित्व है कि वह समय, स्थान तथा परिस्थितियों के अनुसार विद्यालय की स्थापना की जाएगी। और आरटी एक्ट 2009 के प्रावधानों के अनुसार प्रत्येक 1 किलोमीटर से 1.5 किलोमीटर के दायरे में प्राथमिक विद्यालय खोला जाएगा तथा 2 किलोमीटर से 2.5 किलोमीटर की दायरे में उच्च प्राथमिक विद्यालय खोला जाएगा। इसके बाद है धारा 7। धारा 7 में केंद्र और राज्यों का वित्तीय अनुपात दिया गया है, जिसमें केंद्र व राज्य का वित्तीय अनुपात 60:40 है, जबकि पूर्वोत्तर राज्यों के लिए यह अनुपात 90:10 के अनुपात में है। और वर्ष 2018 से पूर्वोत्तर राज्यों की संख्या 7 थी। इसके बाद है धारा 8। इस धारा में समुचित सरकार के अधिकार एवं कर्तव्यों का उल्लेख है। और धारा 9 में समुचित सरकार के अधिकारी वर्ग के अधिकार तथा कर्तव्यों का उल्लेख किया गया है, जबकि धारा 10 में कोई भी स्थानीय अभिभावक 6 से 14 वर्ष के बच्चों को प्राथमिक शिक्षा प्राप्त करने के लिए इस धारा में स्थानीय अभिभावकों के अधिकार एवं कर्तव्यों का उल्लेख किया है। इसके बाद है धारा 11। इस धारा में यह प्रावधान किया गया है कि समुचित सरकार का दायित्व है कि वह 0 से 6 वर्ष के बालक बालिकाओं की व्यवस्था सरकार द्वारा की जाएगी। इसके बाद है अध्याय 4, जिसमें धारा 12 के अंतर्गत आरटी एक्ट 2009 की इस धारा के अनुसार यह प्रावधान किया गया है कि सभी निजी शिक्षण संस्थानों को अपने विद्यालय के कक्षा प्रथम की कुल छात्र संख्या का 25% सीटें निर्धन वर्ग के उन बच्चों के लिए आरक्षित रखी जाएंगी जिनके अभिभावकों की वार्षिक आय 2 लाख से कम हो। और इसमें प्रावधान किया गया है कि एक बार आरक्षण का लाभ छोड़ देने पर उन्हें दोबारा आरक्षण प्रदान नहीं किया जाएगा। धारा 13। इसमें आरटी एक्ट 2009 की धारा 13 में प्रावधान है कि प्रवेश के समय बालक से किसी प्रकार का शिक्षण शुल्क या प्रवेश शुल्क नहीं लिया जाएगा। इसके बाद है धारा 14।
प्रवेश के समय बालक से किसी प्रकार के दस्तावेज की मांग नहीं की जाएगी। और इसके बाद है धारा 15। यह धारा 15 में प्रावधान किया गया है कि बालक के प्रवेश की अंतिम तिथि 30 सितंबर, किंतु फिर भी बालक संपूर्ण वर्ष के दौरान कभी भी प्रवेश प्राप्त कर सकता है। इसका उल्लेख धारा 15 में है। जबकि धारा 16 में प्रावधान किया गया है कि प्रारंभिक शिक्षा पूर्ण होने पर बालक का किसी भी स्तर तक ठहराव या अवरोधन नहीं किया जाएगा। और धारा 17 में प्रावधान है बालक का शारीरिक शोषण या दंड नहीं दिया जाएगा। इसके बाद है धारा 18। धारा 18 में प्रावधान है कि कोई विद्यालय संगठन सरकार द्वारा तय मानकों को पूरा करता है तो उसे विद्यालय संचालन की अनुमति दी जाएगी। और धारा 19 है जिसमें प्रावधान है कि कोई विद्यालय संगठन समुचित सरकार के परिवर्तित मानकों को पूरा नहीं करता है तो उच्च विद्यालय संगठन की मान्यता रद्द कर दी जाएगी। इसके बाद है धारा 20। इस धारा में प्रावधान किया गया है कि समुचित सरकार को यह अधिकार प्राप्त है कि वह विद्यालय स्थापना के लिए तय किए गए मानकों में परिवर्तन कर सकती है। और धारा 21 में प्रावधान किया गया है कि प्रत्येक विद्यालय को विद्यालयों का प्रबंधन तथा नियंत्रण करने हेतु स्थानीय अभिभावकों को सम्मिलित करते हुए विद्यालय प्रबंधन समिति का गठन किया जाएगा। धारा 21 के अंतर्गत एसएमसी का उल्लेख है। और धारा 22 में प्रावधान है कि प्रत्येक शाला प्रतिष्ठान का यह दायित्व होगा कि वह सत्र प्रारंभ होने से पूर्व अपने प्रारंभिक स्तर की शिक्षा में सुधार करने हेतु एक अल्पकालीन प्रपत्र में वार्षिक विकास योजना का प्रारूप तैयार करे जिसे संस्थागत नियोजन कहा जाता है। तो धारा 22 के अंतर्गत विद्यालय विकास योजना का उल्लेख है। और इसके बाद है धारा 23। इस धारा में यह प्रावधान किया गया है कि शिक्षकों की योग्यता व अयोग्यता क्या होगी। यानी कि धारा 23 में शिक्षकों की योग्यता का उल्लेख है। और धारा 24 में शिक्षकों के दायित्व का उल्लेख है। प्रत्येक शिक्षक को आदर्श व नैतिक चरित्र वाला होना चाहिए। तो धारा 23 में शिक्षकों की योग्यता है और धारा 24 में शिक्षकों के दायित्व का उल्लेख है। जबकि धारा 25 में छात्र शिक्षक अनुपात का उल्लेख किया गया है। प्राथमिक शिक्षा में 60 विद्यार्थियों पर 2 शिक्षकों का नियुक्ति होगी और 61 से 90 छात्र होने पर 3 शिक्षक और 91 से 120 विद्यार्थी होने पर 4 शिक्षक और 121 से 150 विद्यार्थी होने पर 5 शिक्षक और 1 प्रधानाध्यापक नियुक्त किया जाएगा। जिसमें प्राथमिक शिक्षा में छात्र शिक्षक अनुपात 30:1 होगा। यदि प्राथमिक विद्यालय में छात्र संख्या 200 से अधिक होने पर छात्र शिक्षक अनुपात 40:1 होता है और उच्च प्राथमिक शिक्षा में यह अनुपात 35:1 होगा। इसके बाद है धारा 26। आईटी एक्ट 2009 की इस धारा में यह प्रावधान किया गया है कि किसी भी विद्यालय में 10% से अधिक शिक्षकों के पद खाली नहीं होने चाहिए। इसके बाद है धारा 27। धारा 27 में प्रावधान किया गया है कि कोई भी अध्यापक शिक्षण के अतिरिक्त केवल राष्ट्रीय मान्यता के कार्यों को पूरा करेगा। यानी कि धारा 27 में जनगणना, निर्वाचन कार्य और राष्ट्रीय आपदा जैसे कार्यों में लगाया जा सकता है। इसके बाद है धारा 28। धारा 28 में प्रावधान है कि कोई भी शिक्षक निजी शिक्षण या प्राइवेट ट्यूशन नहीं करवाया जाएगा।
तो धारा 27 में शिक्षकों की शिक्षण के अतिरिक्त केवल जनगणना, निर्वाचन कार्य और राष्ट्रीय आपदा जैसे कार्यों में लगाया जाएगा। और धारा 28 में शिक्षकों के निजी शिक्षण या प्राइवेट ट्यूशन पर रोक लगाई गई है। इसके बाद है अध्याय 5। अध्याय 5 में प्रारंभिक शिक्षा का पाठ्यक्रम है, जो धारा 29 और 30 में है। धारा 29 में प्रावधान है कि पाठ्यक्रम निर्माणकर्ताओं के अधिकार एवं कर्तव्यों का उल्लेख किया गया है और बताया गया है कि इन सभी व्यक्तियों को इस बात का ध्यान रखा जाना चाहिए कि पाठ्यक्रम में ऐसी कोई वस्तु शामिल ना हो जो समाज, जाति, धर्म आदि से समाहित हो। इसके बाद है धारा 30। धारा 30 में प्रावधान है कि प्राथमिक शिक्षा को पूर्ण करने तक किसी भी प्रकार की बोर्ड परीक्षाओं का आयोजन नहीं किया जाएगा। यानी कि धारा 30 में प्राथमिक शिक्षा में बोर्ड परीक्षाओं का आयोजन नहीं किया जाएगा। इसके बाद है अध्याय 6, जिसमें बालकों के अधिकार का संरक्षण है और इसमें धारा 31 से 34 तक है। धारा 31 में प्रावधान है कि बाल अधिकार के हनन के संबंध में शिकायत की प्राप्ति का उल्लेख किया जाता है। तो बाल अधिकार के हनन के संबंध में शिकायत की प्राप्ति का उल्लेख धारा 31 में है। इसके बाद है धारा 32। धारा 32 में प्रावधान है कि धारा 31 के तहत प्राप्त शिकायत पत्र को सत्यापन तथा निरीक्षण हेतु उच्च अधिकारी तक पहुंचाया जाएगा। इसके बाद है धारा 33। इसमें यह प्रावधान है कि आरटीई एक्ट के नियमों में संशोधन करने हेतु तथा इससे संबंधित समस्याओं का समाधान करने हेतु केंद्र स्तर पर एक केंद्रीय सलाहकार परिषद का गठन किया जाएगा। तो धारा 31 में बालकों के अधिकार के हनन के संबंध में शिकायत की प्राप्ति का उल्लेख है और धारा 32 में बाल अधिकार संरक्षण आयोग का उल्लेख है, जबकि धारा 33 में आरटीई एक्ट के नियमों में संशोधन करने हेतु तथा इससे संबंधित समस्याओं का समाधान करने हेतु केंद्र स्तर पर केंद्रीय सलाहकार परिषद का गठन किया जाएगा। इसके बाद है धारा 34। धारा 34 में राज्य स्तर पर राज्य सलाहकार परिषद का गठन किया जाएगा, जिसका मुख्य कार्य आरटीई एक्ट के नियमों में संशोधन करने हेतु केंद्रीय सलाहकार परिषद को समय समय पर सलाह देना चाहिए। तो धारा 33 में केंद्र स्तर पर सलाहकार परिषद का गठन है, जबकि धारा 34 में राज्य स्तर पर सलाहकार परिषद का गठन है। इसके बाद है अध्याय 7। अध्याय 7 में की धारा है 35। इस धारा में बताया गया है कि अधिनियम को लागू करने के संबंध में अधिकारियों को निर्देश देने का पूरा अधिकार होगा। तो धारा 35 में अधिकारियों को निर्देश देने का अधिकार का उल्लेख धारा 35 में है और धारा 36 में प्रावधान है कि कोई भी कर्मचारी किसी प्रकार का गलत व्यवहार करता है तो उसके संबंध में शिकायत दर्ज की जाएगी। इसके बाद है धारा 37। धारा 37 में प्रावधान है कि धारा 36 के तहत दर्ज की जाने वाली शिकायतों के संबंध में पूर्ण सद्भाव व निष्पक्षता के साथ कार्रवाई की जाएगी। इसके बाद है धारा 38। इसमें प्रावधान किया गया है कि समूचे सरकार को अधिकार है कि वह आरटीई एक्ट 2009 की सभी धाराओं में परिवर्तन का अधिकार रखती है। तो धारा 38 के तहत राज्य सरकारों को अधिकार है कि वह आरटीई एक्ट 2009 की सभी धाराओं में परिवर्तन का अधिकार रखती हैं। इसके बाद है
अनुसूची 1 में RT एक्ट 2009 में एक अनुसूची का उल्लेख किया गया जिसमें मुख्य प्रावधान है प्राथमिक कक्षाओं के लिए संपूर्ण व शिक्षण दिवस 2 से दिन होगा और शैक्षणिक घंटे 8 से होंगे। उच्च प्राथमिक कक्षाओं के लिए संपूर्ण वर्ष 220 दिन शिक्षण दिवस होंगे तथा शैक्षणिक घंटे 1000 होंगे। प्रत्येक अध्यापक को प्रति सप्ताह कार्य 45 घंटे शिक्षण कार्य करवाना अनिवार्य होगा, जिसमें तैयारी के घंटे भी शामिल होंगे। प्रत्येक विद्यालय में कम से कम 150 विद्यार्थी होने पर वहां पर एक पूर्णकालिक हेडमास्टर रखा जाएगा। इसके बाद है RT 2009 से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य। राजस्थान ने RT की धारा 38 का लाभ लेते हुए राजस्थान निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार नियमावली 2011 को निर्मित कर इसे 1 अप्रैल 2011 से लागू किया। इसमें RT 2011 की नियमावली में 10 अध्याय 29 धाराओं का उल्लेख है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 51 के खंड के तहत 11वें मूल कर्तव्य में अनिवार्य की शिक्षा का अधिकार प्रावधान के रूप में जोड़ा गया है। जम्मू कश्मीर में RT 5 अगस्त 2019 से धारा 370 की समाप्ति के बाद लागू किया गया है। धारा 4 के अनुसार विद्यार्थी को उसकी आयु के अनुरूप कक्षा में प्रवेश दिया जाएगा। यदि किसी विद्यार्थी की उम्र 9 वर्ष है तो इसे 4ठी कक्षा में प्रवेश दिया जाएगा। ऐसे बालकों को BRCF द्वारा 3 माह का प्रशिक्षण दिया जाता है। धारा 6 के अंतर्गत सामान्यतः 1 किलोमीटर की दूरी के दायरे में 5वीं तक का विद्यालय होना चाहिए और 6 से 8 तक के लिए 2 किलोमीटर के दायरे में। धारा 7 के अनुसार अधिनियम को लागू करने में केंद्र और राज्य का वर्तमान अनुपात 60:40 है और जबकि 11वीं पंचवर्षीय योजना में 55:45 था और 12वीं पंचवर्षीय योजना में 65:35। धारा 12 के अंतर्गत निजी शिक्षण संस्थान कक्षा 1 की कुल 25% सीटों पर दुर्बल या असुविधाग्रस्त बच्चों के प्रवेश की व्यवस्था की जाएगी और धारा 17 के अंतर्गत विद्यार्थी को किसी भी प्रकार का शारीरिक व मानसिक दंड नहीं दिया जाएगा। तो ये था हमारा RT 2009 जिसको हमने विस्तार से समझा। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही।